धारा 135 व्यक्तियों को समन करने की शक्ति। यह धारा पुलिस अधिकारी को अप्राकृतिक या संदिग्ध मृत्यु की जांच, धारा 144 के तहत के दौरान गवाहों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाने की शक्ति देती है। एक, धारा 144 के तहत कार्यवाही करने वाला एक पुलिस अधिकारी लिखित आदेश द्वारा ऊपर बताए अनुसार दो या अधिक व्यक्तियों को उक्त जांच के उद्देश्य से और किसी भी अन्य व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है समन कर सकता है, और इस प्रकार समन किया गया प्रत्येक व्यक्ति उपस्थित होने और सभी प्रश्नों का सच्चाई से उत्तर देने के लिए बाध्य होगा, सिवाय उन प्रश्नों के जिनके उत्तर देने से उसे किसी आपराधिक आरोप या दंड या जब्ती के लिए उजागर होने की प्रवृत्ति होगी। सरल शब्दों में, ओ जो पुलिस अधिकारी धारा 144 आत्महत्या आदि की जांच के तहत जांच कर रहा है, ओ वह लिखित आदेश समन देकर, ओ दो या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों जिनका जिक्र धारा 154 में है को, ओ और किसी भी अन्य व्यक्ति को बुला सकता है जिसे लगता है कि वह मामले के तथ्यों को जानता है। ओ समन किया गया हर व्यक्ति आने और सभी सवालों का सच सच जवाब देने के लिए बाध्य होगा। ओ हालांकि उसे उन सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिनके जवाब से उसे खुद पर कोई आपराधिक आरोप लगने या सजा मिलने या उसकी संपत्ति जब्त होने का डर हो। यह आत्म अभिशंसा के संवैधानिक अधिकार के अनुरूप है, परंतु यह है कि कोई भी पुरुष व्यक्ति जिसकी आयु 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक हो, या एक महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को उसके निवास स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। विशेष प्रावधान। पहला परंतुक, कुछ खास लोगों को उनके घर के अलावा कहीं और आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ओ 15 साल से कम उम्र का पुरुष, ओ 60 साल से अधिक उम्र का पुरुष, ओ कोई भी महिला, ओ मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति, ओ गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, ओ इन सभी को उनके निवास स्थान पर ही बयान देने या पूछताछ के लिए उपलब्ध होना होगा। उन्हें पुलिस स्टेशन या किसी अन्य स्थान पर आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, परंतु यह भी कि यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने और उत्तर देने के लिए इच्छुक है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है। विशेष प्रावधान। दूसरा परंतुक, अगर ऊपर बताए गए व्यक्ति 15 साल से कम से 60 साल से ज्यादा का पुरुष, महिला, विकलांग, बीमार खुद अपनी मर्जी से पुलिस स्टेशन आना चाहते हैं और जवाब देना चाहते हैं तो उन्हें आने की अनुमति दी जा सकती है। संज्ञेय अपराध न होने पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में उपस्थिति की आवश्यकता नहीं। 2, यदि तथ्य किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं जिस पर धारा 190 लागू होती है तो ऐसे व्यक्तियों को पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नहीं कहा जाएगा। सरल शब्दों में, ओ अगर जांच के दौरान यह सामने नहीं आता कि कोई संज्ञेय अपराध कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हुआ है, यानी ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जिस पर धारा 132 पर्याप्त सबूत होने पर मजिस्ट्रेट को मामला भेजना लागू होती हो, वो तो पुलिस अधिकारी इन व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नहीं कहेगा। इसका मतलब है कि अगर मामला सिर्फ एक दुर्घटना या प्राकृतिक मृत्यु का है और कोई आपराधिक पहलू नहीं है तो उन्हें अदालत में पेश होने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में, धारा 135 पुलिस को संदिग्ध मौतों की जांच के लिए व्यक्तियों को समन करने का अधिकार देती है, जबकि गवाहों के आत्म अभिशंसा के अधिकार की रक्षा करती है और कमज़ोर व्यक्तियों जैसे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, विकलांगों को अनावश्यक यात्रा से छूट देती है। यह भी स्पष्ट करती है कि यदि जांच में कोई संज्ञेय अपराध सामने नहीं आता है तो गवाहों को अदालत में पेश होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जिससे अनावश्यक न्यायिक कार्यवाही से बचा जा सके। धारा 104 मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। ये धारा मजिस्ट्रेट द्वारा उन मामलों में जांच करने की प्रक्रिया और शक्तियों को बताती है जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हो या जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में मर गया हो।
एक, जब मामला धारा 154 की उपधारा 3 के खंड आय या खंड आय आय में संदर्भित प्रकृति का हो, यानी शादी के 7 साल के भीतर महिला द्वारा आत्महत्या या संदिग्ध मृत्यु, तो निकटतम मजिस्ट्रेट जिसे जांच इंक्वेस्ट करने का अधिकार है वह अनिवार्य रूप से मृत्यु के कारण की जांच करेगा और धारा 156 की उपधारा 1 में उल्लिखित किसी अन्य मामले में कोई भी सशक्त मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जांच के बजाय या उसके अतिरिक्त मृत्यु के कारण की जांच कर सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो उसे संचालित करने में वे सभी शक्तियां होंगी जो उसे किसी अपराध की जांच करने में होती हैं। सरल शब्दों में, ओ अगर शादी के 7 साल के भीतर महिला की आत्महत्या या संदिग्ध मौत का मामला है, धारा 134 और 3 आई या आई में वर्णित, ओ तो निकटतम मजिस्ट्रेट जिसे इंक्वेस्ट जांच मृत्यु समीक्षा करने का अधिकार है उसे अनिवार्य रूप से मृत्यु के कारण की जांच करनी होगी। ओ अन्य संदिग्ध मौतों के मामलों में, जैसा कि धारा 154 और 1 में वर्णित है, वो कोई भी सशक्त मजिस्ट्रेट पुलिस जांच के बदले या उसके साथ साथ मृत्यु के कारण की जांच कर सकता है। ओ और अगर वह जांच करता है तो उसके पास वे सभी शक्तियां होंगी जो उसे किसी अपराध की जांच करते समय मिलती हैं। पुलिस हिरासत में मृत्यु या बलात्कार की जांच, इंक्वायरी इन कस्टोडियल डेथ और रेप। 2, जहां ए कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है, या बी किसी महिला के साथ बलात्कार किए जाने का आरोप है, जबकि ऐसा व्यक्ति या महिला पुलिस की हिरासत में हो या मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा अधिकृत किसी अन्य हिरासत में हो। इस संहिता के तहत पुलिस द्वारा की गई जांच या अन्वेषण के अतिरिक्त उस मजिस्ट्रेट द्वारा एक जांच की जाएगी जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में अपराध हुआ है। सरल शब्दों में, ओ अगर कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है, ओ या किसी महिला के साथ बलात्कार का आरोप है, ओ और यह सब तब होता है जब वह व्यक्ति या महिला पुलिस की हिरासत में हो या मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा अधिकृत किसी अन्य हिरासत में हो। ओ तो पुलिस की जांच के अलावा उस मजिस्ट्रेट द्वारा भी एक अलग से जांच की जाएगी जिसके इलाके में यह घटना हुई है। यह हिरासत में हुई मौतों और अपराधों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। साक्ष्य रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग एविडेंस। 3, ऐसी जांच करने वाला मजिस्ट्रेट उससे संबंधित लिए गए साक्ष्य को मामले की परिस्थितियों के अनुसार इसके बाद निर्दिष्ट किसी भी तरीके से दर्ज करेगा। सरल शब्दों में, मजिस्ट्रेट ऐसी जांच के दौरान जो भी सबूत एकत्र करता है उसे मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित तरीके से दर्ज करेगा। शव को कब्र से निकालने की शक्ति, पावर टू डिसइंटर बॉडी, श्योर। जब भी ऐसे मजिस्ट्रेट को किसी ऐसे व्यक्ति के शव की जांच करना उचित लगे जिसे पहले ही दफनाया जा चुका है ताकि उसकी मृत्यु का कारण पता चल सके, तो मजिस्ट्रेट शव को कब्र से निकलवाकर जांच करवा सकता है। सरल शब्दों में, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि दफनाए गए शव को फिर से निकालकर जांचने की जरूरत है ताकि मृत्यु का कारण पता चल सके, तो वह शव को कब्र से निकलवाकर जांच करवा सकता है। रिश्तेदारों को सूचित करना और उनकी उपस्थिति, इन्फॉर्मिंग रिलेटिव्स एंड देयर प्रेजेंस। 5, जहां इस धारा के तहत कोई जांच की जानी है, मजिस्ट्रेट जहां भी संभव हो मृतक के उन रिश्तेदारों को सूचित करेगा जिनके नाम और पते ज्ञात हैं और उन्हें जांच में उपस्थित रहने की अनुमति देगा। सरल शब्दों में, जब ऐसी कोई जांच हो रही हो तो मजिस्ट्रेट जितना संभव हो मृतक के उन रिश्तेदारों को सूचित करेगा जिनके नाम और पते उसे पता है और उन्हें जांच के दौरान मौजूद रहने की अनुमति देगा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना, फॉरवर्डिंग बॉडी फॉर पोस्टमार्टम। ये डाउट 6, मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या उपधारा 2 के तहत जांच या अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की मृत्यु के 24 घंटे के भीतर शव को उसकी जांच के उद्देश्य से निकटतम सिविल सर्जन या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी अन्य योग्य चिकित्सा व्यक्ति को भेजेगा जब तक कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसा करना संभव न हो। सरल शब्दों में, ओ मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी
जो उपधारा 2 के तहत जांच कर रहे हैं, हिरासत में मौत या बलात्कार। ओ उन्हें व्यक्ति की मृत्यु के 24 घंटे के भीतर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल सर्जन या राज्य द्वारा नियुक्त किसी अन्य योग्य डॉक्टर के पास भेजना होगा। ओ यह तभी नहीं किया जाएगा जब इसके लिखित में वैध कारण हो कि ऐसा करना संभव नहीं है। स्पष्टीकरण। इस धारा में रिश्तेदार अभिव्यक्ति का अर्थ माता पिता, बच्चे, भाई बहन और पति पत्नी है। स्पष्टीकरण। इस धारा में रिश्तेदार का मतलब माता पिता, बच्चे, भाई बहन और पति पत्नी है। संक्षेप में धारा 146 मजिस्ट्रेट को संदिग्ध मौतों, विशेषकर हिरासत में हुई मौतों और महिलाओं से संबंधित मामलों में पुलिस जांच के अलावा या उसके स्थान पर भी स्वतंत्र जांच करने का अधिकार देती है। यह जांच के दौरान साक्ष्य दर्ज करने, दफनाए गए शवों को निकलवाने, मृतक के रिश्तेदारों को शामिल करने और समय पर पोस्टमार्टम सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रक्रियात्मक नियम निर्धारित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे संवेदनशील मामलों में न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। धारा 177 जांच और विचारण का सामान्य स्थान। यह धारा क्षेत्राधिकार जुरिस्डिक्शन के मूल सिद्धांत को स्थापित करती है, यानी किस अदालत में किसी अपराध की जांच या सुनवाई होनी चाहिए। प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण सामान्यतः उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में वह घटित हुआ था। सरल शब्दों में, ओ हर अपराध की जांच, इंक्वायरी और उसका विचारण, ट्रायल, आमतौर पर ओ उसी अदालत में किया जाएगा जिसके इलाके, स्थानीय क्षेत्राधिकार में वह अपराध हुआ था। संक्षेप में धारा 177 प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मूल नियम है। यह कहता है कि आपराधिक मामले की सुनवाई और जांच उसी जगह की अदालत में होगी जहां अपराध हुआ है। यह सिद्धांत सुविधा, सबूतों की आसान उपलब्धता और स्थानीय परिस्थितियों की बेहतर समझ सुनिश्चित करता है। धारा 168 जांच या विचारण का स्थान। यह धारा उन विशिष्ट परिस्थितियों से संबंधित है जहां किसी अपराध का स्थानीय क्षेत्राधिकार, यानी किस अदालत में मामला चलेगा, स्पष्ट नहीं होता है या कई स्थानों से जुड़ा होता है। यह धारा 177 के सामान्य नियम के अपवादों को बताती है। जब यह अनिश्चित हो कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें कोई अपराध घटित हुआ था, या सरल शब्दों में, जब यह पक्का न हो कि अपराध कई अलग अलग इलाकों में से किस एक में हुआ है। उदाहरण, एक व्यक्ति को किसी शहर में चोट लगी लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि हमला किस गली या इलाके में हुआ। जहां कोई अपराध आंशिक रूप से एक स्थानीय क्षेत्र में और आंशिक रूप से दूसरे में घटित हुआ हो, या सरल शब्दों में, जब अपराध का कुछ हिस्सा एक इलाके में और कुछ हिस्सा दूसरे इलाके में हुआ हो। उदाहरण, एक व्यक्ति को एक जिले में अगवा किया गया और दूसरे जिले में मारा गया। जहां कोई अपराध एक निरंतर चलने वाला अपराध हो और एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में घटित होना जारी रहता हो, या सरल शब्दों में, जब अपराध लगातार चल रहा हो और एक से ज्यादा इलाकों में जारी हो। उदाहरण, अपहरण या अवैध रूप से कैद करना, जहां पीड़ित को अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता है। जहां यह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कृत्यों से मिलकर बना हो। सरल शब्दों में, जब अपराध में कई काम शामिल हों जो अलग अलग इलाकों में किए गए हों। उदाहरण, धोखाधड़ी का एक मामला जहां योजना एक शहर में बनाई गई, फोन कॉल दूसरे शहर से किए गए और पैसे किसी तीसरे शहर में प्राप्त किए गए। इसका जांच या विचारण एक ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसका ऐसे किसी भी स्थानीय क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार हो। सरल शब्दों में, ऐसी सभी परिस्थितियों में अपराध की जांच या सुनवाई उस अदालत द्वारा की जा सकती है जिसका इनमें से किसी भी स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र हो। संक्षेप में, धारा 168
उन जटिल मामलों में क्षेत्राधिकार के मुद्दे को स्पष्ट करती है जहां एक अपराध एक से अधिक स्थानों से जुड़ा हो। यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त को न्याय के कटघरे में लाया जा सके, भले ही अपराध का सटीक या एकमात्र स्थान निर्धारित करना मुश्किल हो। यह अभियोजन पक्ष को यह लचीलापन देती है कि वह उन कई अदालतों में से किसी एक में मामला शुरू कर सके जिनके पास अपराध के किसी भी हिस्से से संबंधित क्षेत्राधिकार हो। धारा 199, अपराध का विचारण वहां हो सकता है जहां कार्य किया गया हो या परिणाम निकला हो। यह धारा क्षेत्राधिकार ज्यूरिसडिक्शन के एक और महत्वपूर्ण पहलू को स्पष्ट करती है, खासकर उन अपराधों के लिए जहां कार्य और उसका परिणाम अलग अलग स्थानों पर होते हैं। जब कोई कार्य किसी चीज के किए जाने और उसके परिणाम स्वरूप निकले परिणाम के कारण एक अपराध है, तो उस अपराध की जांच या विचारण एक ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में ऐसी चीज की गई हो या ऐसा परिणाम निकला हो। सरल शब्दों में, अगर कोई कार्य एक्ट किसी अपराध की श्रेणी में आता है क्योंकि वह कार्य कहीं किया गया है, और उस कार्य का परिणाम कॉन्सिक्वेंस कहीं और निकला है। तो उस अपराध की जांच या सुनवाई उस अदालत में की जा सकती है जहां वह कार्य किया गया था या जहां उस कार्य का परिणाम निकला था। उदाहरण, हत्या का मामला के दिल्ली में बैठकर बंदूक से खे पर निशाना साधता है, लेकिन खे मुंबई में है और वहीं गोली लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस मामले में कार्य गोली चलाना दिल्ली में हुआ और परिणाम मृत्यु मुंबई में निकला। धारा 199 के अनुसार इस अपराध की जांच या सुनवाई दिल्ली या मुंबई दोनों में से किसी भी अदालत में हो सकती है जिसका उस क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार हो। धोखाधड़ी का मामला का लखनऊ में बैठकर इंटरनेट के माध्यम से एक फर्जी स्कीम चलाता है जिसके कारण बेंगलुरु में पैसे गंवाता है। यहाँ कार्य फर्जी स्कीम चलाना लखनऊ में हुआ और परिणाम वित्तीय हानि बेंगलुरु में निकला। इस मामले की जांच या सुनवाई लखनऊ या बेंगलुरु दोनों में से किसी भी अदालत में हो सकती है। संक्षेप में, धारा 199 यह सुनिश्चित करती है कि अपराध का विचारण किया जा सके, भले ही अपराधी और अपराध के पीड़ित भौगोलिक रूप से अलग अलग स्थानों पर हों। यह न्यायपालिका को लचीलापन प्रदान करती है ताकि आपराधिक गतिविधियों को उनके कार्यस्थल या उनके परिणामों के स्थान पर कानूनी प्रक्रिया में लाया जा सके जिससे न्याय से बचा न जा सके। धारा 200 उस स्थान पर विचारण जहां कार्य किसी अन्य अपराध से संबंध के कारण एक अपराध है। यह धारा उन जटिल मामलों में क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करती है जहां एक कार्य स्वयं में अपराध नहीं होता बल्कि किसी अन्य अपराध से उसके संबंध के कारण अपराध बन जाता है। जब कोई कार्य किसी अन्य कार्य से अपने संबंध के कारण एक अपराध है जो स्वयं भी एक अपराध है या जो एक अपराध होता यदि कार्य करने वाला उसे करने में सक्षम होता, तो पहले वर्णित अपराध की जांच या विचारण एक ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में कोई भी कार्य किया गया था। सरल शब्दों में, अगर कोई काम, पहला काम सिर्फ इसलिए अपराध बनता है क्योंकि उसका किसी दूसरा काम से संबंध है, और यह दूसरा काम भी या तो खुद एक अपराध है या अपराध होता अगर उसे करने वाला व्यक्ति अपराध करने में सक्षम होता, जैसे कोई बच्चा या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति जिसने अपराध किया हो। तो पहले वाले अपराध की जांच या सुनवाई उस अदालत में की जा सकती है जिसके इलाके में दोनों में से कोई भी काम हुआ था। उदाहरण से समझते हैं। 1. षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी का मामला के दिल्ली में बैठकर खा को मुंबई में एक बैंक लूटने की साजिश रचता है। खा मुंबई में बैंक लूट लेता है। यहाँ साजिश, पहला काम, अपने आप में अपराध है क्योंकि यह बैंक लूट दूसरा काम जो खुद एक अपराध है से संबंधित है। धारा 200 के अनुसार इस षड्यंत्र के मामले की जांच या सुनवाई दिल्ली जहां साजिश रची गई या मुंबई जहां बैंक लूटा गया, दोनों में से किसी भी अदालत में हो सकती है। 2. चोरी के बाद संपत्ति प्राप्त करना। लखनऊ में एक दुकान से चोरी करता है। को पता है कि यह चोरी का सामान है और वह उसे कानपुर में से खरीद लेता है। का काम चोरी का सामान खरीदना,
चोरी दूसरे अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है। यहाँ चोरी का सामान प्राप्त करना पहला काम अपराध है, क्योंकि यह चोरी दूसरा काम से संबंधित है। इस मामले की जांच या सुनवाई लखनऊ जहां चोरी हुई या कानपुर जहां चोरी का सामान प्राप्त किया गया, दोनों में से किसी भी अदालत में हो सकती है। 3. अपराध करने के लिए उकसाना अबैटमेंट का गुरुग्राम में ख को ग को पीटने के लिए उकसाता है। ख दिल्ली में ग को पीट देता है। का उकसाना अपराध है क्योंकि यह मारपीट दूसरा अपराध से संबंधित है। इस मामले की जांच या सुनवाई गुरुग्राम जहां उकसाया गया या दिल्ली जहां मारपीट हुई, दोनों में से किसी भी अदालत में हो सकती है। और तरह पे अंडर संक्षेप में धारा 200 यह सुनिश्चित करती है कि न्याय से बचा न जा सके, भले ही अपराध कई जुड़ी हुई गतिविधियों से मिलकर बना हो जो विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर हुई हों। यह उन मामलों में क्षेत्राधिकार निर्धारित करने में लचीलापन प्रदान करती है जहां एक कार्य का आपराधिक चरित्र किसी दूसरे कार्य से उसके संबंध पर निर्भर करता है।